हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है दिल्ली सुल्तान, है ना। यानी दिल्ली में कौन कौन से सुल्तान्स ने, कौन कौन से राजवंश ने राज किया, किस तरह से आपको मुस्लिम रूलर्स जो है वो मुस्लिम रूलरों ने दिल्ली पर कब्जा किया, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, है ना। यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी 12वीं से 15वीं शताब्दी तक कौन कौन से रूलर आपको दिखेंगे दिल्ली में। बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, ठीक है। तो आपको आपकी जो क्लास 7th की एनसीईआरटी है, इसमें आपको बहुत डिटेल किसी के बारे में नहीं बताया है कि कौन आया, कितने सालों तक राज किया, क्या क्या काम किया, है ना। सबके बारे में आपको मिला जुला आपको यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्लास 7th में हो, तो आपको यहाँ पे सबके बारे में एक इंट्रोडक्शन टाइप में देखने को मिलेगा। जब आप सीनियर क्लासेस की एनसीईआरटी पढ़ोगे या हिस्ट्री पढ़ोगे, तब वहाँ पे आपको सारे जो भी आपके सल्तनत आई, है ना, जो भी आपके रूलर आए, उनके डिटेल आपको वीडियो देखने को मिलते हैं और आपको वहाँ पे कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 12वीं से लेके 15वीं शताब्दी तक और आपको कौन कौन से रूलर आए दिल्ली पर, उन्होंने राज्य किया और किस तरह के उन्होंने उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरह का था, है ना, कैसी कैसी नीतियाँ आई। तो उन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत और 12वीं से 15वीं शताब्दी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम रिकैप करेंगे, हमने क्या पढ़ा पिछले वीडियो में। हमने पढ़ा कि आपको मैंने क्या बताया कि 7th सेंचुरी से पहले आपको क्या दिखा था, बड़े बड़े राजपूत रूलर दिखे थे, है ना। जैसे आपको हर्षवर्धन दिखे थे, आपको ये पूरे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ और ये ईस्टर्न पश्चिमी भाग में आपको कौन दिख रहा था, पूर्वी पश्चिमी और नॉर्दर्न पार्ट में आपको हर्षवर्धन का राज दिखा, ठीक है। इधर आपको चालुक्यास दिखे, पल्लव दिखे, पांड्यास दिखे, चोलास दिखे, है ना। और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से आपके चालुक्यास से एक और क्या आए थे, चालुक्यास और पल्लव, यहाँ से एक और डायनेस्टी डेवलप हुई थी, चोलास के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसको हमने इम्पीरियल चोलास के नाम से जाना था, ठीक है। तो 7th सेंचुरी के आसपास आपको ये देखने को मिला, ठीक है। जब हर्षवर्धन की डेथ होती है और चालुक्य वंश के राजा पुलाकेशिन II के साथ उनकी लड़ाई होती है और उनकी मौत होती है, उसके बाद क्या होता है, जब आपको नॉर्थ इंडिया में क्या देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे राजपूत रूलर यहाँ पे डेवलप हुए, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रकूटा आए, है ना, राष्ट्रकूटा आए, पालाज आए, है ना, गुर्जर प्रतिहार आपको देखने को मिले, है ना। देन आफ्टर आप जब देखोगे 12th सेंचुरी के आसपास आपको फिर से आपको राजपूत रूलर दिखेंगे, जहां पे आपको क्या दिखेंगे, तोमर्स दिखेंगे, है ना, चौहान्स दिखेंगे, परमार दिखेंगे, सिसोदिया दिखेंगे। तो ये आपके प्री मिंडिबल पीरियड की अगर हम बात करें, क्योंकि आपको क्लास 7th में मिंडिबल पीरियड यानी मध्यकालीन आपको काल पढ़ना है, मध्यकालीन पीरियड में कौन कौन से रूलर आए वो पढ़ना है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो लेंगे कि प्री मिंडिबल यानी मिंडिबल पीरियड स्टार्ट होने से पहले कौन कौन से रूलर आए थे। तो आपको 7th सेंचुरी से लेके 1200 सेंचुरी तक आपको बुंदेलखंड के आपको चंदेल दिखेंगे, दिल्ली के चौहान दिखेंगे, तोमर दिखेंगे, सिसोदिया दिखेंगे, परमार दिखेंगे। ये राजपूत रूलर थे जो कि इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर थे, ठीक है। सबका अपना अलग तरह का कानून व्यवस्था, अलग तरह का राज, है ना। इन लोगों में एकता नहीं थी, है ना। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और आपको यहाँ पर मुस्लिम रूलर भी दिखेंगे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम 712 में आपको दिखेगा, गजनी दिखेगा, है ना, महमूद ऑफ गजनी आपको दिखेगा, जिसने 17 बार भारत पर अटैक किया। और ये क्या था, महमूद गजनी क्या था, एक लुटेरा था। ये पिछले वीडियो में हमने क्या किया है, एक इसके बारे में डिस्कस किया है। 17 बार अटैक किया, इसके निशाने पर जो भारत की हिंदुस्तान की जो अमीर कह सकते हैं, पैसे वाली जो मंदिरें होती थी, उस पर ये अटैक करता था, लूटता था और यहाँ से चला जाता था। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा मोहम्मद गौरी, लेकिन ये लुटेरा नहीं था, इसको इंडिया पे राज करने आया था। और इसने क्या किया, इसकी लड़ाई किससे हुई, चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान से हुई। जहां हमने 2 युद्ध देखी, तारेन की पहली युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई,
विजय हुई, और तैरेन की दूसरी युद्ध जो कि 1192 में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी जीतता है और अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित करता है। तो यहाँ से आपको देखने को मिला कि किस तरह से मुस्लिम रूलर जो हमारे इंडिया के बाहर से आके हमारे दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना स्टार्ट किया, और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तान। अब मोहम्मद गौरी के बारे में बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी ने जो भी प्रांत जीते थे, जो भी प्रोविंसेस जीते थे, उन्होंने अपने गुलाम को दे दिया था, और उस गुलाम का क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस की है। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिकैप कराया, ताकि आपको कनेक्टिविटी दिखेगी दोनों चैप्टरों के बीच में, और कहाँ से हमें इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे मेंडेविल पीरियड। अब मेंडेविल पीरियड जो है, जो हम इस पूरे आपकी एनसीईआरटी क्लास 7th में पढ़ने वाले हैं, उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ दो पार्ट में। क्या पार्ट है? एक है 1206 से लेके 1526 का एक पीरियड रहेगा, और एक आपका आएगा 1526 से 1761 तक। ये दो पीरियड में हम मेंडेविल पीरियड को पढ़ने वाले हैं। पहला पीरियड जो है वो 1206 से लेके 1526 का है। इसमें आपको अलग अलग सल्तनत दिखेगी, दिल्ली सल्तनत यहाँ पे आपको दिखेगी, अलग अलग डायनेस्टी दिखेगी, जैसे आपकी स्लेव डायनेस्टी दिखेगी, खिलजी दिखेंगे, तुगलक दिखेंगे, सैयद दिखेंगे, लोदी दिखेंगे, है ना। तो मैंने इसको दो पार्ट में बताया है। तो जो आपका चैप्टर 3 है, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, द दिल्ली सुल्तान, तो दिल्ली सुल्तान में आपको पढ़ना है 1206 से लेके 1526 तक कौन कौन से सुल्तानों ने दिल्ली पर राज किया, कौन कौन सी डायनेस्टी यानी कौन कौन से राजवंश दिल्ली में आए, है ना, उनके बारे में। ये जो आए ना, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये इनके बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। क्लास था तो यहाँ पे यही दिखा है कि दिल्ली सल्तनत जब ये वाला जो पीरियड है, मैंने क्या बोला कि मेंडेविल पीरियड को, मध्यकालीन पीरियड को दो पार्ट में आप डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट जो आपको ये वाले रूलर दिख रहे हैं, ये रूलर कब से कब तक थे? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 1206 से लेके 1526 तक इन लोगों ने राज किया, और 1526 के बाद मुगल आ जाते हैं। मुगल में कौन आएगा? बाबर, है ना। तो 1526 में बाबर की लड़ाई होगी, पानीपत की पहली लड़ाई, है ना, इब्राहिम लोदी के साथ, और वहां पे बाबर यहाँ पर दिल्ली पर कब्जा करता है, और यहाँ से मुगल राज स्टार्ट हो जाता है। तो आपको चैप्टर 3 में हमें पढ़ना है 1206 से लेके 1526 तक क्या क्या हुआ, क्या क्या नीतियां थी। देन आफ्टर, इसके बाद का जो चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4, है ना, मुगल काल अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे 1526 से लेके 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, है ना। किसके बीच हुई थी? तो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, आप गूगल कीजिएगा, देखिएगा कि 1761 में किन दो राजाओं के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि मराठा थे, और दूसरे साइड कौन थे वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस पूरे चैप्टर में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है 1206 से लेके 1526। ठीक है, तो इन सब के बारे में तो हमें सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे कि स्लेव डायनेस्टी को किसने की थी, किसने स्थापना की थी, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद खिलजी आए, है ना, खिलजी डायनेस्टी आई, है ना। खिलजी के बाद तुगलक आएंगे, है ना। तो खिलजी में जैसे आपको अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी आपको देखने को मिलेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी में दिखेंगे। फिरोज शाह तुगलक आपको दिखेंगे। फिर सैयद्स आएंगे, और उसके बाद लोदी के बाद आपको मुगल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो काल था, इसको इसलिए हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, कि जो दिल्ली सल्तनत वाला ये जो काल था, इसमें आपको कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक दूसरे पर भरोसा नहीं था, है ना। अगर ये भी राज्य कर रहा था तो क्या कर रहा था, क्या हो रहा था कि अपने ही क्या कर रहे थे, अपने ही राजा को कभी कोई मार दे रहा था, कभी क्या हो रहा था कि मुल्ला मौलवी जो होते थे, जो नोबिलिटीज होते थे, उन लोगों में आपस में नहीं बनती थी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, आपसी सहमति नहीं देखने को मिलेगी। ये जितने भी यहाँ पे रूलर आए, इन लोगों के बीच में आपसी सहमति देखने को नहीं मिलेगी। राजा कुछ करता था, सैनिक कुछ करते थे। मतलब यहाँ पर जो
यहाँ पे एकता नहीं दिखी, आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत कन्फ्लिक्ट बिटवीन नोबलिटीज मुल्ला मौलवीज इन लोगों के बीच में हुई है ना। कुलिंग वर्ग और मुल्ला मौलवियों के बीच में संघर्ष देखने को आपको ये पूरे पीरियड में देखने को मिलेगा 1206 से लेके 1526। इसीलिए हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। अगला जो चैप्टर आपका आएगा मुगल, यहाँ पे आपको बहुत ही आपको शांति दिखेगी। शांति का मतलब है कि यहाँ पर बहुत कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा राजा और उनकी प्रजा के साथ, राजा और उनके मंत्रियों के साथ। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर तभी इन्होंने 400 साल तक यहाँ पे क्या किया, राज किया है ना, लगभग 400 साल तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हमने रिकैप किया। पहला है, सबसे पहले अगर दिल्ली पर किसी ने राज किया तो वो कौन थे, तोमर। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। सबसे पहले दिल्ली पे किसने राज किया, नोट कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन कहीं आए तो दिल्ली पे सबसे पहले तोमर राजपूत ने क्या किया, कंट्रोल किया। उनकी राजधानी थी दिल्ली। हु वेयर डिफीटेड बाय चौहान, लेकिन तोमर राजपूतों को हराने वाले कौन थे, चौहान, जिसको हम चाहमनाज भी बोलते हैं, जो कि अजमेर के रहने वाले थे। अजमेर में इनका क्या था, शासन था, है ना। दिल्ली में कौन थे, तोमर थे। और अजमेर में कौन थे, अजमेर में आपके थे जो चौहान थे, जो एक बहुत बड़ा नाम हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान का, तो वो थे। तो उन्होंने दिल्ली पर अटैक किया, तोमर्स को हराया और दिल्ली पर भी कब्जा किया। अब जो चौहान राजपूत जो थे उनका कब्जा कहाँ से कहाँ तक था, अजमेर से लेके दिल्ली तक, ठीक है। तो दिल्ली पहली बार तोमर राजपूतों के अधीन थी, एक राज्य की राजधानी बनी, जिन्हें अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान के भी कहा जाता है, ने पराजित किया। शहर में अब क्या है कि दिल्ली शहर में रहता कौन था, ये तो आपको समझ में आया कि दिल्ली शहर सबसे पहले किसके अधीन था, तो आपके तोमर के। उसके बाद उस पर किसने कब्जा किया, चौहान ने, है ना, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का नाम हम लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद तारेन की जब युद्ध होती है, पहली और दूसरी युद्ध होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी इंटर करता है। आपका जो मुस्लिम आपको हम बोल सकते हैं कि इस्लामिक राज्य वहाँ पे स्थापित होता है दिल्ली पे मोहम्मद गौरी से, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी का स्लेब फिर आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इस तरह से अब आपको यहाँ पे मुस्लिम रूलर दिखेंगे, राजपूत यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे एक और आपकी एनसीईआरटी क्या बताती है कि दिल्ली में रहता कौन था, तो जैन व्यापारी रहते थे, है ना। अभी भी आप देखोगे जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा व्यापार वगैरह में विश्वास करते हैं और बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन आपको दिखेंगे। तो दिल्ली में अमीर जैन व्यापारी रहते थे और उन्होंने कई मंदिर बनवाए। यहाँ ढाले गए सिक्के, जिन्हें दहलीवाल कहा जाता था, का एक व्यापक प्रचलन था। अब यहाँ पर एक ढाले गए सिक्के भी मिले हैं और पाया जाता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, दहलीवाल कहा जाता है। याद रखिएगा, दहलीवाल क्या है, टाइप्स ऑफ कॉइन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, दिल्ली शासन। चलिए हमने क्या किया, दिल्ली शासन में सबसे पहले तोमर 12वीं सदी की शुरुआत में, यानी 1165 तक आपको तोमर दिखेंगे। उसके बाद 1165 के बाद आपको चौहान दिखेंगे, क्योंकि चौहानों ने किसको हराया था, तोमर राजपूतों को हराया था। और 1192 तक आपको पृथ्वीराज चौहान का राज दिखेगा। और 1192 में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, तारेन की दूसरी युद्ध, और वहां पे तोमर और चौहानों के अधीन दिल्ली का एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र बना। इतना आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये आप टाइमलाइन याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। अब हम मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, बैटल आपको पता है, बैटल क्या था, बैटल ऑफ तारेन, ठीक है। बैटल ऑफ तारेन था। बेस्ट नॉन चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया है। क्या हुआ था कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे पहले तो तारेन की जो पहली युद्ध हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, लेकिन दूसरी युद्ध में इनकी हार हुई थी, मोहम्मद गौरी ने हराया था। और यहाँ पर क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी को किसने हेल्प किया था, हेल्प बाय द रूलर ऑफ कन्नौज, जयचंद ने हेल्प किया था। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, मोहम्मद गौरी आ गया, ठीक है। तो ये एक तरह से रिकैप हो गया, ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपको मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि मोहम्मद गौरी चला गया सारा राजपाट किसको देके, अपने एक स्लेव को, अपने एक नौकर को, अपना एक गुलाम को, जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। यह है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार बनाए, ठीक है। तो इनको देके गया।
और मोहम्मद गौरी के मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नई राजवंश का निर्माण किया, यानी मोहम्मद गौरी की मौत हो गई थी। मौत के बाद इन्होंने क्या किया, एक नया राजवंश बनाया जिसका नाम था गुलाम राजवंश। स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया यहाँ पर स्टार्ट हो गई। अब क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था इल्तुतमिश, है ना। आपको स्लेव भी था और दामाद भी था। तो इल्तुतमिश क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक बस 4 साल ही दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली में राज किया। उसके बाद क्या हुआ, आपको 1210 के बाद से आपको देखने को मिलेगा 1235 तक इल्तुतमिश नाम का एक शासक आया, जो कि क्या था, इसका गुलाम था। किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, है ना। दिल्ली सल्तनत के एकीकर्ता के रूप में इल्तुतमिश एक गुलाम का गुलाम था, यानी स्लेव ऑफ स्लेव था। इल्तुतमिश किसका था, गुलाम था। देखिए ये किसका गुलाम था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसका गुलाम कौन था, इल्तुतमिश, है ना। तो इल्तुतमिश फिर यहाँ इनकी राजगद्दी पर बैठता है ना। को कई इतिहासकारों द्वारा गुलाम वंश का और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और एकीकर्ता माना जाता है। और उसके अनुसार ऐबक केवल 4 वर्षों तक ही शासन करता है। यानी आपको समझ में आया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया, इल्तुतमिश आया। और इल्तुतमिश को ही जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि यही जो है दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर है, और यहीं से दिल्ली सल्तनत यहाँ से रूल करना स्टार्ट करती है ना। बहुत सारे ये कौन मानता है, ये मानते हैं जो बहुत सारे इतिहासकार थे उनका मानना था, ठीक है। तो ये कौन था, स्लेव था, गुलाम था, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट एंड टर्न। क्या आता है, आपको सबसे पहले ये देख लीजिए। एक यहाँ जहाँ तक अभी तक मैंने क्या पढ़ा दिया, मैंने तोमर को बताया, है ना। तोमर राजपूत कौन था, अंगापाल, है ना। बहुत ही अंगपाल जो था वो तोमर राजपूत था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना। तोमर और अंगपाल और तो पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई होती है, दिल्ली पर कब्जा हुआ। उसके बाद ये जो आपको अब दिख रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान आपको दिखेगी, गयासुद्दीन बलबन दिखेंगे। ये थे टर्किश रूलर, यानी तुर्की के रूलर थे, ठीक है ना, जिन्होंने यहाँ पर क्या किया, दिल्ली सल्तनत पर क्या किया, कब्जा किया और राज किया, है ना। उसके बाद आपको खिलजी दिखेंगे। खिलजी में कौन कौन दिखेगा, जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक दिखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद सैयद आएंगे, फिर आपको लोदी दिखेंगे। तो ये आपको एक तरह से टाइमलाइन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दिल्ली में कौन कब कैसे आया, आप टाइमलाइन ले लीजिएगा। और यही हमको इन्हीं सब के बारे में इस पूरे लेक्चर में पढ़ना है। तो अभी तक हमने क्या किया कि स्लेव डायनेस्टी कैसे स्थापित हुआ और कौन वहाँ राज कर रहा था। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इल्तुतमिश अब यहाँ पे राज करना स्टार्ट कर दिया था। अब देखिए इल्तुतमिश जो था, अब उसका भी जो कार्यकाल था वो खत्म हो रहा था। तो उसको क्या लगा कि अब उसकी राजगद्दी पे कौन बैठेगा। तब यहाँ पर अब देखिए उससे पहले अभी हमें दिल्ली के बारे में कैसे पता चलता है वो हम देखेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो अभिलेख, सिक्के और वास्तुकला बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा, है ना, तो दिल्ली सल्तनत से के बारे में एक तो हमें अभिलेख, शिलालेख से मिले हैं, सिक्कों से पता चलता है, और वास्तविक काल, है ना, बहुत सारी जानकारियां प्रदान करती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट साधन था, जिसका क्या उसको किस नाम से जानते थे, तारीख या त्वारीख के नाम से जानते थे, है ना। इसके अलावा मूल्यवान स्रोत है इतिहास, जिसको वो लोग क्या बोलते थे, तारीख बोलते थे या त्वारीख बोलते थे। तारीख जो है वो एक वचन है, सिंगुलर है, और त्वारीख जो है वो बहुवचन है, जो कि प्लूरल है। जो दिल्ली के सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी में लिखी गई थी। देखिए त्वारीख या तारीख क्या है, ये शब्द जो है ये फारसी शब्द है नहीं, ये शब्द जो है ये पर्शियन शब्द है। लेकिन तारीख एक तरह का इतिहास है ना, जो कि वहाँ जब उस टाइम के जो विद्वान होते थे, है ना, प्रशासन में काम करने वाले लोग हैं, वो लिखते थे फारसी भाषा में, है ना। तो यहाँ पर हम कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सुल्तानों के बारे में एक तो शिलालेख से हमें पता चलता है, सिक्कों से मिलता है, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था जिसको हम तारीख या त्वारीख के नाम से जानते हैं। वो कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, वो एक इतिहास था।
जिसको लिखा था वहाँ के प्रशासन के अधीन वहाँ के विद्वानों ने, और किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में लिखा था, याद रखिएगा, ठीक है। तारीख के लेखक विद्वान व्यक्ति होते थे। अब तारीख को लिखता कौन था, ये मैंने आपको बताया, वो कौन होते थे? विद्वान होते थे, लर्न्ड पर्सन होते थे, है ना, लिटरेट होते थे, बहुत पढ़े लिखे होते थे, सचिव होते थे, प्रशासक होते थे, कवि होते थे, और दरबारी जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को शासन पर सलाह देते थे, न्यायपूर्वक शासन के महत्व पर जोर देते थे। यानी ये सारे लोग जो थे ये तारीख लिखने का काम करते थे, विद्वान होते थे, वो सचिव भी होते थे, वो प्रशासक भी होते थे, कवि होते थे, दरबारी होते थे, बहुत सारे मामलों में क्या करते थे, जो वहाँ के शासक थे, राजा थे, उनको सलाह देने का भी काम करते थे। ये लोग क्या करते थे? तारीख लिखते थे, तारीख लिखते थे, जो कि एक पर्शियन वर्ड है, जिसका जो तारीख क्या है? एक इतिहास है, हिस्ट्री है, जो कि पहले के राजाओं के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने काम किया उनके बारे में लिखा जाता था और फारसी भाषा में लिखा जाता था। ये आपको तारीख के बारे में जानना है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? इल्तुतमिश की हम बात कर रहे थे। तो इल्तुतमिश के बाद उनके बच्चे आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि जो मुल्ला मौलवी जो होते थे, जो सलाह देते थे, है ना, जो एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पोस्ट पर होते थे राज्य में, तो उनका क्या मानना था कि अगर आप अपनी राजगद्दी अपने आप सौंप रहे हो तो आप किसी को भी नहीं सौंप सकते हो, है ना, किसी को भी उठा के आप राजगद्दी नहीं सौंप सकते हो। आपको सबसे पहले तो बर्थ राइट होना चाहिए, यानी राजा का बेटा ही राजा बनना चाहिए, उनका ये मानना था। किसका मानना था? तो जो लेखक होते थे, जो तारीख लिखते थे, है ना, जो लेखक होते थे, यहाँ पर वही चीज बता रही है कि आइडियल सोशल ऑर्डर उस टाइम का क्या था, आदर्श सामाजिक व्यवस्था उस टाइम की क्या थी, जो तारीख लिखते थे। दीज ऑथर, कौन से ऑथर की बात हो रही है? जो तारीख लिखा करते थे, जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते थे राजा के दरबार में, जो सुल्तान के दरबार में, तो वो क्या मानते थे कि एडवाइस देते थे कि रूलर ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडिया ऑफ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड द जेंडर रिस्ट्रिक्शन, है ना, दीज आइडिया वेयर नॉट शेयर्ड बाई एवरीबडी। यानी कहने का मतलब था कि इन लेखकों ने शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद, यानी पुरुष शारीरिक रूप से महिलाओं से अधिक शक्तिशाली हैं, पर आधारित एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता की सलाह दी थी। यानी ये जो तारीख लिखते थे, जो विद्वान थे, जो हर चीज़ में राजा को सलाह देते थे, जो सुल्तान को सलाह देते थे, उनका ये मानना था कि जैसे एक राजा की मौत होती है, या राजा चाहता है कि मैं अपने उत्तराधिकारी किसी को बनाऊं, तो वो उसी को बनाएगा जो उससे जन्म का नाता हो, है ना, उनका बच्चा हो, और नहीं तो वो बनाएगा मैं जो भी मेल पर्सन है ना, लिंग भेद की बात यहाँ पे की गई है, किसी भी आप फीमेल को राजा नहीं बना सकते, ये इनका मानना था। क्योंकि ये मानते थे कि जो फीमेल होती हैं वो क्या होती है, शारीरिक रूप से कमजोर होती है पुरुषों की तुलना में। समझ में आ रही है बात? तो उस टाइम के मुल्ला मौलवी जो होते थे, वो जो विद्वान होते थे, जो तारीख लिखा करते थे, उनका ये मानना था, और उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह की व्यवस्था बनाइएगा तो एक आइडियल सोशल ऑर्डर होगा, ये आदर्श सामाजिक व्यवस्था को ये क्या करेगा, फॉलो करना होगा आपको, और इस तरह से आपका समाज की व्यवस्था बनी रहेगी। यानी यहाँ पे समझ में आया कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा और लड़का ही बनेगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये था, उस टाइम के मुल्ला मौलवी जो विद्वान थे, जो तारीख लिखा करते थे, तारीख क्या था, एक इतिहास था जो कि पहले के राजाओं के बारे में फारसी भाषा पे लिखी जाती थी। ये मैंने आपको बताई, ठीक है। तो यहाँ पर तारीख का मतलब यहाँ पे यही था, ठीक है। अब यहाँ पे है कि अब क्या हुआ, यहाँ पे 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर वो जो सोशल ऑर्डर आया था उस पर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, यहाँ पे विरोध होगा। क्या होगा कि तारीख लिखने वाले जो थे वो क्या मानते थे कि भाई लड़का ही बनना चाहिए, है ना, चाहे वो एबल हो चाहे ना हो, चाहे उसमें क्षमता हो चाहे ना हो, लड़का ही बनना चाहिए, राजगद्दी पर लड़का ही बनना चाहिए। तो इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश की बात अभी हम कर रहे थे। तो इल्तुतमिश था आपके जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के राजपाट को उसने ही संभाला था। तो इल्तुतमिश के लड़के भी थे और एक बहुत ही काबिल लड़की थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। इनका नाम आप
बहुत जगह सुना होगा इन्होंने, रजिया सुल्तान, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था एक लड़की होके भी, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है जब बहुत सारी पावरफुल लेडी की हम बात करते हैं, जैसे झांसी की रानी की बात करते हैं, तो उसमें रजिया सुल्तान की भी एक भूमिका को हम दर्शाते हैं, ठीक है। तो रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी? 1236 में। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी ये, है ना। रजिया सुल्तान बनी। उस समय के इतिहासकार, अब उस समय के इतिहासकार कौन थे? इतिहासकार का मतलब है जो तारीख लिखते थे, है ना, जो कि पर्शियन वर्ड था, जो कि पहले के राजाओं के बारे में इतिहास लिखी जाती थी, दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो मिनहाजे सिराज थे, ठीक है ना। उस समय के इतिहासकार कौन थे? मिनहाजे सिराज ने माना कि वह अपने सभी भाइयों से ज़्यादा योग्य थी, है ना। वो ये मानते थे, जैसे जो तारीख लिख रहे थे, जो इतिहासकार थे, वो ये मानते थे कि हाँ, ये हम मानते हैं कि रजिया सुल्तान जो है वो एबल है, वो क्या है, काबिल है अपने सारे भाइयों से, है ना। उसमें ये क्षमता है कि वो इस पूरे राजपाट को चला सकती है, लेकिन वह रानी को शासक के रूप में देखने के लिए सहज नहीं थे। लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई रानी कैसे राजगद्दी पर बैठ सकती है ना। ना ही रईस उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने के प्रयासों से खुश थे। बहुत रईस लोग जो थे राज्य में, वो भी खुश नहीं थे कि कैसे कोई लड़की बन सकती है। तो उन्हें क्या किया गया, बहुत सारा विरोध होने के बाद 1240 ईस्वी में गद्दी से रजिया सुल्तान को हटा दिया गया। कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। इतना ही हमें यहाँ पर रजिया सुल्तान के बारे में बताया है। तो आपके एनसीईआरटी बताती है कि व्हाट मिनहाजे सिराज थॉट अबाउट रजिया। रजिया के बारे में वो क्या सोचता था मिनहाजे सिराज रजिया के बारे में। तो मिनहाजे सिराज थॉट दैट द क्वीन रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर। उनका मानना था कि हमारे राज्य में हमारा जो शासन व्यवस्था है उसमें एक आइडियल सोशल ऑर्डर क्या था? पहले आपको बताया ना कि दो चीजें थी, या तो बर्थ राइट होगा वही बनेगा, और नहीं तो आपको जेंडर के बेसिस पर था कि लड़के ही बन सकते हैं, लड़कियां नहीं बन सकते, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती हैं लड़कों की तुलना में, ठीक है। तो ये आइडियल सोशल ऑर्डर जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया है ना, तो ये आइडियल सोशल ऑर्डर था, एक तरह का कानून था, एक तरह का वो क्या था, ये जो मैंने अभी आपको बताया, एक तरह की कानून थी, एक तरह का नियम था उस टाइम, ठीक है। तो वो बोला कि ठीक है, वो काबिल तो है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। कौन? मिनहाजे सिराज, नाम याद रखिएगा, जो कि उस टाइम का इतिहासकार था उनके राज्य में। तो यहाँ पे बोलता है सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड ने, भगवान ने एक सोशल ऑर्डर मेंटेन किया है, एक ऑर्डर क्रिएट किया है, जो कि ये है कि कभी भी राजगद्दी पे कौन बैठेगा? मेल पर्सन ही बैठेगा और बर्थ राइट वाला ही बैठेगा। इन विच women were supposed to be the subordinate to men. He therefore asks in the register of God creation, since her account did not fall under the column of man, how did she again from all of the excellent quality? यानी लड़कियों की अलग क्वालिटी है, लड़कों की अलग क्वालिटी है, तो एक लड़की होके लड़कों की क्वालिटी ये कैसे गेन कर सकती है? इस तरह की बात मिनहाजे सिराज ने की, ये सोचता था वो रजिया के बारे में, ठीक है। ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइन, रजिया ने अपने इंस्क्रिप्शन और क्वाइन में क्या लिखवाया कि ही वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। ये कौन क्या थी? सुल्तान इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। ही वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी। अब क्वीन रुद्रमा देवी थी के बारे में उन्होंने बताया रजिया सुल्तान ने कि जो क्वीन थी, एक रानी थी रुद्रमा देवी, कब से कब उन्होंने राज किया था? 1262 से लेके 1289 तक, ठीक है ना। उन्होंने काकड़िया डायनेस्टी ऑफ वेरेंगल, जो कि अभी आंध्र प्रदेश का पार्ट है, यानी आंध्र प्रदेश में एक काकतिया डायनेस्टी है वेरेंगल में, वहाँ पर एक रुद्रमा देवी नाम की रानी थी। उन्होंने क्या किया था? अपने नाम को चेंज कराया था और अपने नाम को ये नहीं शो किया था कि मैं एक फीमेल हूँ, उन्होंने अपने आप को शो किया था कि मैं एक मैन हूँ, और उन्होंने राजगद्दी पे राज किया था, अपनी शासन व्यवस्था चलाई थी। इसका एग्जाम्पल कौन देता है? रजिया सुल्तान इंस्क्रिप्शन में वो लिखवाती हैं, है ना। तो मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ? अनदर क्वीन के बारे में उन्होंने क्या लिखा है कि दीदा रूल इन कश्मीर। दीदा कहाँ रूल कर रही थी? कश्मीर में। कहाँ राज्य कर रही थी?
980 से लेके 1003 ईस्वी तक कश्मीर में ये रूल कर रही थी। हर टाइटल इंटरेस्टिंग, इट्स कम फ्रॉम दीदी। ये क्या थी? दीदी थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को क्या बोला था कि मैं दीदा हूँ, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ। और एल्डर सिस्टर, दीदी का मतलब होता है एल्डर सिस्टर। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू द लव रूलर बाय हर सब्जेक्ट। तो इसके बारे में बताया था कि ये सब एग्जाम्पल दिए थे रजिया सुल्तान ने कि जब रुद्रमा देवी, जो कि काकतीय डायनेस्टी वारंगल की रहने वाली थी, आंध्र प्रदेश, वो जब राज्य कर सकती है पुरुषों की तरह, है ना, दीदा जब राज्य कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। ठीक है, ये बातें बताई गई है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद फ्रॉम ग्रेसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत हम देखेंगे। यानी यहाँ तक आपने देखा, रजिया सुल्तान तक आपने देखा, ग्रेसन शहर से लेके साम्राज्य तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे होता है। देखिए, दिल्ली स्टार्टिंग में क्या था ना, बहुत लिमिटेड उसके पास क्या था, एरिया था। ठीक है, बहुत लिमिटेड एरिया था, लेकिन क्या था, धीरे धीरे नियंत्रण आगे, जब दिल्ली सल्तनत में और भी जो डायनेस्टी आई, बहुत सारे राजवंश आए, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना विस्तार स्टार्ट किया, बढ़ाया, है ना। तो वो हम अब पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे विस्तार बढ़ा, क्या क्या नीतियां आई, कौन कौन से राजवंश आए जिन्होंने बढ़ाया। तो यहाँ पे आप देखिएगा, 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली के सुल्तानों का नियंत्रण शायद ही कभी भारी किले बंद शहर से आगे बढ़ा होगा। यानी 13वीं शताब्दी तक क्या था, बहुत लिमिटेड एरिया में कौन रहते थे, दिल्ली सल्तनत के राजा का क्या था, राज्य था, है ना, जहाँ सेना की टुकड़ियां रहती थी। सुल्तानों ने शायद ही कभी भीतरी इलाकों के शहरों के अंदरूनी इलाकों पर नियंत्रण किया होगा और इसलिए आपूर्ति के लिए व्यापार, श्रद्धांजलि या लूट पर निर्भर थे। अब क्या करते थे, पहले के राजा जो दिल्ली सल्तनत पे राज्य कर रहे थे, 13वीं शताब्दी की यहाँ पे बात की जा रही है, तो वो ना किलेबंद, मतलब किलेबंद शहरों तक ही वो क्या थे, लिमिटेड थे। बहुत ज़्यादा वो इधर बिहार, बंगाल के साइड नहीं बढ़ रहे थे। क्यों नहीं बढ़ रहे थे? क्योंकि उनके पास उतना रिसोर्स नहीं था, है ना, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। और वो क्या कर रहे थे, वो बाहरी इलाके, जैसे अब क्या है ना कि दिल्ली से बाहर भी बहुत सारा जंगल वाला एरिया है, आपका गंगा यमुना दोआब वाला एरिया है, उधर वो बढ़ ही नहीं रहते थे। तो जब आप बढ़ोगे नहीं, विस्तार करोगे नहीं, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो वो क्या करते थे, व्यापार पर डिपेंडेंट थे। 13वीं शताब्दी तक के जो दिल्ली सल्तनत में जो राज कर रहे थे उनकी बात की जा रही है। वो श्रद्धांजलि पर कि लोग कुछ आके हमें क्या देंगे, गिफ्ट देंगे, रोज रोज लोग आके हमें क्या देंगे, कुछ हमें सौंपेंगे, कुछ हमें दान करेंगे, और वो लूट पर डिपेंडेंट थे, है ना। तो याद रखिएगा, 13वीं शताब्दी तक इस पर डिपेंडेंट थे उस समय के सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉब्लम क्या हुई, अब क्यों नहीं वो आगे बढ़ रहे थे, इसके पीछे भी तो रीजन होगा ना। तो व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन था कि ये जो दिल्ली सल्तनत के लोग आगे नहीं बढ़े, है ना। तो उसके पीछे था कि, तो पहला रीजन ये बताता है आपकी एनसीईआरटी कि जैसे दिल्ली से लेके जो बंगाल की जो दूरी थी वो बहुत ज्यादा थी, है ना। दिल्ली से लेके बंगाल की दूरी बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण कंट्रोल करना क्या था, डिफिकल्ट था। दूरी ज्यादा होने के चलते रास्ते जो थे वो डिफिकल्ट थे, है ना। इसके कारण वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और एक लिमिटेड एरिया में ही राज कर रहे थे। ठीक है, तो ये बताता है आपका आंसर। दूसरा क्या बताता है कि खराब वेदर के कारण विद्रोह, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम भी नाजुक संचार मार्गों को तोड़ सकता था। तो जो मार्ग होते थे उसको तोड़ने का, पहले तो पक्की सड़कें तो थी नहीं। आपको पक्की सड़कें कब देखने को मिलेगी, जब शेरशाह सूरी का राज आता है, जब वो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करेगा, है ना, उस समय आपको दिखने को मिलेगी। तो उस समय रास्ते भी क्या थे, डिफिकल्ट हुआ करते थे, मौसम खराब होते थे, है ना, जिसके कारण इनको समस्या आई और इन्होंने विस्तार करना नहीं किया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उस समय अफगान से मंगोलों का आक्रमण बहुत दिल्ली पे हो रहा था। राज्य को अफगानिस्तान से मंगोल आक्रमणों और सुल्तानों की कमजोरी के संकेत पर विद्रोह करने वाले शासकों से भी चुनौती मिल रही थी। यानी एक तरफ तो था कि अफगान से जो मंगोल आ रहे थे, बाद में ये मुगल कहलाएंगे, है ना, ये जो मंगोल है बाद में यही मुगल कहलाएंगे। तो मंगोल जो थे ये है, इनका आक्रमण हो रहा था दिल्ली पे। और दूसरा था कि सुल्तान की कमजोरी के संकेत पर विद्रोह करने वाले शासकों से भी चुनौती मिल रही थी, और आपसी क्या हो रही थी, यहाँ पे आपसी भी कन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो ये सब रीजन था जिसके कारण जो है दिल्ली जो है
का विस्तार ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। लेकिन बाद में आपको जब देखोगे खिलजी आएंगे, है ना, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो ये आगे बढ़ते हैं और इन्होंने साउथ तक कंट्रोल स्थापित किया था। ठीक है, तो उसके बाद कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन, यानी किस तरह से विस्तार हुआ, उसको दो पार्ट में हुआ। किस तरह से हुआ, इंटरनल फ्रंटियर, आंतरिक सीमा में किस तरह से विस्तार हुआ, और दूसरा हम पढ़ेंगे दो पार्ट में एक्सटर्नल फ्रंटियर, बाह्य सीमा में कैसे विस्तार हुआ। अब आगे आए जो राजा, उन्होंने विस्तार करना शुरू किया। ठीक है, 13वीं शताब्दी तक तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन आगे जब खिलजी आएंगे, तुगलक आएंगे, तो इन्होंने विस्तार किया, वही हम देखेंगे। इंटरनल फ्रंटियर की बात करेंगे, यानी आंतरिक सीमा में, तो कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द क्रेसेंट टाउन, यानी हिंटरलैंड क्या है, जो बाहरी एरिया है, जो जंगली एरिया था, बाहरी सीमा तक विस्तार करना स्टार्ट किया। यानी गैरिसन कस्बों से भीतरी इलाकों को सुदृढ़ करना, गैरिसन कस्बों के भीतरी इलाकों को मजबूत करना। गंगा यमुना द्वाब में जंगलों को साफ कर दिया गया। अब किस तरह से विस्तार करेंगे, अब गंगा यमुना के द्वाब के बगल में जितने भी जंगल थे उसको साफ किया गया, और वहाँ पे शिकारी रहते हैं, है ना, पशुपालक जो रहते थे, उनको क्या किया गया, बाहर निकाला गया, जंगल से उनको बाहर निकाल दिया गया। और ये जो जमीन मिली आपको विस्तार, जैसे यहाँ पे मान लो कि दिल्ली है, दिल्ली से बाहर निकले लोग, यहाँ पे गंगा यमुना का द्वाब है, इस सबको क्लीन किया गया जंगल को, और जो भी लोग यहाँ पे जंगली लोग, ट्राइबल लोग रहते थे, उनको बाहर निकाला गया। और ये जमीन जब समतल जमीन मिली तो इस पर खेती करना स्टार्ट किया गया, और ये जमीनें किसको दे दी गई, किसानों को दे दी गई। किस लिए, कृषि को बढ़ावा करने के लिए। जब कृषि की उपज होगी तो आप अनाज मिलेगा, अनाज से व्यापार होगा, व्यापार से पैसे आएंगे, तो इस तरह से विस्तार स्टार्ट हुआ। तो अगर आंतरिक सीमा में किस तरह विस्तार हुआ तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब बाहरी सीमा में कैसे विस्तार हुआ वो हम देखेंगे, यानी एक्सटर्नल फ्रंटियर, बाह्य सीमा में कैसा हुआ। तो दक्षिण भारत में सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अब अलाउद्दीन खिलजी किसके अधीन था, जलालुद्दीन खिलजी के, है ना। तो जलालुद्दीन खिलजी जो था, राजा था, बिना बताए अलाउद्दीन खिलजी कहाँ चला जाता है, साउथ की तरफ कब्जा करने, बिना अपने राजा से बताए। मैंने आपको बताया था कि पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे राजा के जो सैनिक थे वही उनकी बात नहीं सुनते थे। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन खिलजी की बातों को नहीं सुनता था। और ये आपने पद्मावत मूवी में भी देखा है कि जो राजा था, है ना, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था, है ना, अपने ही राजा को, फिर राजगद्दी पर बैठ गया था, तो क्या हुआ था कि वो अब बात नहीं सुनते थे। तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट बहुत देखने को इस पीरियड में, आपको जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी जाता है इधर बिना पूछे इधर कब्जा करने, है ना। शासकों की शुरुआत में मोहम्मद बिन तुगलक शासन काल में समाप्त होती, यानी यहाँ पे क्या है ना कि दक्षिण भारत में सैन्य अभियान को स्टार्ट किसने किया था, दक्षिण की ओर सैन्य अभियान स्टार्ट किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और खत्म कब हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये खत्म हुआ था। अपने अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हथियार, घोड़े और गुलामों को पकड़ा। अब अभियानों में इधर भी तो राजा हुआ करते थे, तो उधर उन्होंने क्या किया, हराया, वहाँ के हथियार को अपनाया, हथियार को क्या किया, हथियाया, घोड़े को लिया, गुलामों को पकड़ा, और कीमती धातु, अब इधर आपको बहुत सारे सोने चांदी मिलेंगे, आपको जितना भी डेक्कन एरिया है, साउथ वाला एरिया, इन सब चीज़ों को अपने कब्जे में करके इन्होंने विस्तार किया। तो आपको समझ में आया कि विस्तार कैसे किया। एक तो क्या किया कि उन्होंने जंगलों को काटा, गंगा यमुना द्वाब वाले जंगलों को काटा, वहाँ पे खेती के लिए ज़मीन बनाए और किसानों को दिया। दूसरा, इन्होंने इस साइड किया, इस तरफ के राजाओं को हराया। उसके बाद हथियार, घोड़े और गुलामों को पकड़ा, कीमती धातुओं को अपने साथ ले गया, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का विस्तार आपको खिलजी और तुगलक के टाइम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्सोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक। अब आपके दिल्ली कैसे विशाल साम्राज्य का एकीकरण हुआ वो आपको देखना है कि तुगलक और खिलजी के टाइम पे कैसे आपके दिल्ली का विस्तार हुआ, किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उस पर एक क्लोज लुक हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने विस्तार किया। तो सबसे पहले क्या किया कि विश्वसनीय गवर्नर और प्रशासन की आवश्यकता थी। अगर आपको राज्य का विस्तार करना है तो आपको बहुत ही, अगर अभी भी इंडिया में अगर आपको इंडिया को क्या करना है, प्रमोट करना है, इंडिया को डेवलपमेंट के
के तरफ लेके जाना है तो आपको अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर चाहिए, आईएएस ऑफिसर चाहिए, है ना। उसी तरह यहाँ पर भी था कि नीडेड रिलायबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए था। अगर आपको राज्य का विस्तार करना है तो ऑफिसर अच्छे चाहिए, काबिल ऑफिसर चाहिए, तभी आपका राज्य या आपका घर भी डेवलप करेगा, है ना। तो काबिल चाहिए थे। तो इस तरह विश्वसनीय गवर्नर और प्रशासक की आवश्यकता हुई। ठीक है। सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशेष दास, जिन्हें फारसी में बंदगान कहा जाता था, तो क्या किया, सैन्य सेवा के लिए खरीदा गया। क्या खरीदा गया, दास को खरीदा गया। और उस दास को क्या कहा जाता है, बंदगान कहा जाता है, याद रखिएगा, फारसी में बंदगान कहा जाता है। तो सैन्य, आपको सैनिकों की संख्या बढ़ानी है तो दास को खरीदिए और उनको सैनिक का प्रशिक्षण दीजिए, जिससे आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपका राज्य का विस्तार होगा। और आपको अच्छे अच्छे गवर्नर चाहिए थे जाके, तो कि जो कि अच्छा डिसीजन ले सके, है ना। उन्हें राज्य के कुछ सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यालयों का संचालित करने के लिए सावधानी पूर्वक प्रशिक्षण किया गया। अब जो भी उन्होंने गवर्नर खोजे, अच्छे ऑफिसर खोजे, उसको क्या दिया, ट्रेनिंग दी गई, है ना। उन्हें राज्य के कुछ सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यालयों को संचालित करने के लिए सावधानी पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। अब जो भी ये दास को भी प्रशिक्षण दिया गया, एक एवल सैनिक बनाने के लिए, एक अच्छा सैनिक बनाने के लिए। जो ये गवर्नर चुने गए अच्छे अच्छे, है ना, उसको भी क्या किया गया, अच्छा प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दिया गया, ताकि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, दिल्ली से विशाल साम्राज्य का कैसे आप एकीकरण करोगे। अब दिल्ली में बैठ के पूरे हिंदुस्तान में अगर राज करना है तो आपको ऑफिसर अच्छे चाहिए, अलग अलग जगह को पर नियुक्त करने के लिए। तो ये नीतियां अपनाई किन्होंने, खिलजी ने और तुगलक ने। ठीक है, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखिएगा, आउटकम क्या हुआ, अब इसका नतीजा क्या निकला। इस तरह का उन्होंने कानून व्यवस्था बनाया, इस तरह का उन्होंने ट्रेनिंग दी, अच्छे अच्छे ऑफिसर लाए, तो इसका आउटकम क्या, नतीजा क्या निकला, वो हम देखेंगे। दास और ग्राहक अपने स्वामियों और संरक्षण के प्रति वफादार थे, लेकिन अपने उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। यानी आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि क्या हुआ कि जो राजा चेंज होता था तो उसकी पूरी जितनी भी, अभी भी आप देखोगे कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या होता है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाता है, पूरे आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो वही चीज आपको देखने को मिलेगा। तो उसी तरह उस टाइम भी आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही आपकी डायनेस्टी चेंज हो रही थी या राजा चेंज हो रहे थे, तो पूरे मंत्रिमंडल चेंज हो जा रहा था, पूरे ऑफिसर चेंज हो जा रहे थे। तो क्या था कि मान लो कि ये पहले से मंत्रिमंडल में है, ठीक है, और ये हमारे राजा है, पहले राजा, ठीक है। अब ये चेंज हो गए, दूसरे राजा आए, दूसरे सुल्तान आए, ठीक है। अब इन्होंने इन सबको हटा दिया और अपने दूसरे को रख लिया। तब क्या हुआ कि अब इनकी और इनकी नहीं बनती थी आपस में। तो यहाँ पर यही देखने को मिला कि जो आ रहा था वो अपना नौकरशाही रख रहा था, अपने ऑफिसर रख रहा था, और पुराने को क्या कर दिया जा रहा था, हटा दिया जा रहा था। तो ये जो इनके टाइम में थे ये इनके लिए वफादार है और ये इनके लिए वफादार है। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे वही हो रहा था कि दास और ग्राहक अपने स्वामी और संरक्षक के प्रति वफादार थे। ये तो अपने के लिए वफादार थे, लेकिन ये इनके लिए वफादार नहीं थे। लेकिन अपने उत्तराधिकारी, अब ये इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि नहीं भाई, ये हम तो इनको मानते हैं, हम तो इनको मानते नहीं है। ठीक है, तो नए सुल्तानों के पास अपने नौकर होते थे। अब ये नया सुल्तान आया, ये जो आपको नया सुल्तान दिख रहा है, इनके अपने नौकर होते थे। परिणाम स्वरूप नए सम्राट ने आने पर अक्सर पुराने और नए कुलीन वर्गों के बीच संघर्ष देखने को मिला। अब नए कुलीन, पुराने मुल्ला मौलवी थे, अब नए मुल्ला मौलवी आ गए। अब दोनों के बीच में, दोनों की क्या होती थी, सहमति नहीं हो पाती थी, दोनों के विचार अलग अलग थे, है ना। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा इन विनम्र लोगों को दिए गए संरक्षण में भी कई कुलीनों को चौंका दिया, और फारसी तारीख के लेखकों ने भी दिल्ली के सुल्तान की आलोचना की कि उन्होंने निम्न और नीचे लोगों को उच्च पद पर नियुक्त किया। अब क्या था, जो मुल्ला मौलवी थे, है ना, जो नोबलिटी जो वहाँ के मुल्ला मौलवी थे, जो लेखक थे, जो कि तारीख लिखा करते थे,
उनको भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा कि क्या कर रहे थे कि जो छोटे लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो नीचे वर्ग के लोग थे, उनको हाईएस्ट पोस्ट दिया जाने लगा था, जिससे भी ये लोग क्या थे, नाराज थे। और ये सब क्या हुआ, यहाँ पे फिर से कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे विरोध देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिखा। नेक्स्ट देखेंगे, ऑफिशियल ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारियों के बारे में हम क्या बात करेंगे, क्यों यहाँ पे विरोध हुआ था वो हम देखेंगे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अजीज खुमार, एक शराब बनाने वाले, फिरोज हजाम, एक नाई, एक मंग, एक तयाब तब तब्याबाक, एक रसोई, दो माली, लादा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। अभी आपको मैंने क्या बताया कि जो निम्न और नीचे के लोग थे उनको हाई पोस्ट दिया जाने लगा था। तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जो मुल्ला मौलवी थे वो कह रहे थे ये आप क्या कर रहे हो, छोटे लोगों को क्यों बना रहे हो, अच्छा पोस्ट क्यों दे रहे हो, जिनका जो काम है वही करने दो, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि छोटे लोगों को हाई पोस्ट दिया रहा था। जैसे आपको दिख रहा है, एक रसोइयों को अच्छा पोस्ट मिल गया, दो मालियों को मिल रहा है पोस्ट, हजामों को पोस्ट मिल रहा है ना। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जयालुद्दीन बरनी ने उनकी नियुक्तियों को सुल्तान की राजनीतिक निर्णय क्षमता की कमी बताई। अब उस टाइम के इतिहासकार थे, कब के, जो सुल्तान तुगलक के टाइम के, जो आप मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो इतिहासकार थे, जिनका क्या नाम था, जयालुद्दीन बरनी। उन्होंने क्या बोला कि आप ये जो इस तरह का आप काम कर रहे हो कि छोटे छोटे लोगों को हाई पोस्ट दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि राजनीतिक निर्णय क्षमता की कमी है आप में। आप राजनीतिक जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो आप नहीं ले पा रहे हो, और शासन करने के लिए उनकी अक्षमता को संकेत करता है। यानी आप इस शासन को नहीं चला सकते हो, आपको हट जाना चाहिए। इस तरह की बात उस टाइम के इतिहासकार ने बताई है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था खिलजी और तुगलक के। बेसिकली इस चैप्टर में ज़्यादातर आपको खिलजी और तुगलक के बारे में देखने को मिलेगा। तो आप देखिए कि क्या होता था पहले के सुल्तानों की तरह। अब जो पहले खिलजी और तुगलक से पहले जितने भी सुल्तान आए थे, उन्हीं की तरह खिलजी और तुगलक सम्राटों ने सैन्य कमांडर को अलग अलग आकार के क्षेत्रों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, सैन्य कमांडरों को अलग अलग जगह का गवर्नर नियुक्त किया। इन जमीनों को इक्ता कहा जाता है। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों के गवर्नरों के रूप में, अब क्या है कि मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र है, ठीक है, ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, और ये एक क्षेत्र है। तो अलग यहाँ पर आपको एक गवर्नर है, यहाँ पे दूसरा गवर्नर है, यहाँ पे तीसरा गवर्नर है, और यहाँ पे चौथा गवर्नर है। 5-6 जगह जैसे गवर्नर नियुक्त कर दिए गए। तो इनका एक एरिया था, इस पूरे एरिया का ये गवर्नर है ना, ये इस पूरे एरिया का गवर्नर है। और इस एरिया में जो कुछ भी होगा उसका लेखा जोखा कौन लेगा, ये गवर्नर ही लेंगे, है ना। तो इस तरह से गवर्नर नियुक्त किए गए जैसे पहले होता था। अब ये जो जमीन इनको दी जाती थी, इस जमीन को कहा जाता था इक्ता। इन जमीनों को कहा जाता था इक्ता, है ना, कहा जाता था। और उनको धारण करने वाले, है ना, ये जो गवर्नर इस जमीन पर रूल कर रहे थे, इनको इक्तादार या मुक्ति कहा गया। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उनको जमीन एक एरिया दे दिया जाता था, उस जमीन को इक्ता कहा जाता था। और इस एरिया पे जो पूरा राज करना था, गवर्न करता था, राजा ने बांट दिया था ना छोटे छोटे पार्ट में, प्रोविंसेस में, तो उस पे जो राज करता था, उस जमीन को जो लेता था, है ना, उस जमीन को जो धारण करता था, उसको इक्तादार कहा जाता था या मुक्ति कहा जाता था। दोनों एक ही चीज है, या तो आप इक्तादार कहिए या तो मुक्ति कहिए। ठीक है, अब ये मुक्ति जो गवर्नर थे, जो इक्तादार थे, उनका काम क्या था वो हम देखेंगे। मुक्ति के कार्य, फंक्शन ऑफ मुक्ति क्या था? लीडिंग मिलिट्री कैंपेन, यानी सैन्य अभियान का नेतृत्व करते थे। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, अपने इक्ता में, यानी अपना जो एरिया है उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम इनका था। अब गवर्नर है तो सैन्य अभियान का नेतृत्व करेगा, गवर्नर है तो आगे आगे चलेगा हर काम में। ठीक है, उसके बाद कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए इनके एरिया में, उनके इक्ता में, उनके, है ना, ये इक्तादार और मुक्ति दोनों एक ही है, उसका काम था। उसके बाद क्या था कि ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, कलेक्ट द रेवेन्यू ऑफ देयर असेसमेंट एज सैलरी टू द सोल्जर। अब ये मान लीजिए ये गवर्नर है तो इसके अंदर बहुत सारे सैनिक होंगे,
तो उस रेवेन्यू कलेक्ट करके इस एरिया से इस सैनिकों को ये क्या करते थे, सैलरी देते थे, है ना। मान लीजिए कि एक अगर हम एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए पहला गवर्नर का मैं एग्जाम्पल लूँ, तो इसके अंदर मान लो 200 सैनिक है ना। इसके अंदर 200 सैनिक है, तो इस सैन्य अभियान का ये तो नेतृत्व कर रहा है एक गवर्नर। उसके बाद क्या कर रहा है, अपने राज्य में, अपने जो प्रोविंसेस है, प्रांत में क्या है, जो उनका एकता था, उसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, लॉ एंड मेंटेन करता था, लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद यहाँ से जो भी खेती हो रही है, जो भी पैसा आ रहा है, टैक्स लेता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, और उस रेवेन्यू से क्या करता था, ये 200-300 जो भी उनके पास सैनिक की संख्या थी, उसको क्या करता था, वो सैलरी देता था, है ना। उसको क्या करता, सैनिकों को वेतन के रूप में अपने कार्य का राजस्व एकत्रित करता था। ये काम, तीनों काम किसके थे, जो मुक्ति थे, जो इक़्तिदार थे, जिनको जमीन राजाओं ने दिया था, जो सुल्तानों ने दिया था, उनका काम था, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि राजा ने जमीन दे दी और हाथ हाथ पर हाथ रख के बैठ गया, ऐसा नहीं था। राजा क्या करता था, जो सुल्तान था, जो राजा था, वो वहां से बैठ के भी ये जो मुक्ति थे, जिनको जमीन दी गई थी, जिनको जमीन दी गई थी, उसको इक़्तिदार या हम क्या बोलते थे, मुक्ति बोलते थे, तो उनको चेक करता था। कंट्रोल वहां से भी क्या करता था, स्थापित करता था, वहां से भी वो चेक करता था कि जो ये मैंने गवर्नर, जो इक़्तिदार, जो मुक्ति को मैंने नियुक्त किया है, क्या वो अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो वो किस तरह से कंट्रोल करता था, जो वो पोस्ट होता था ना, वो हेरिडिटरी नहीं था। जैसे मान लीजिए ये गवर्नर है, इसकी मौत के बाद इसका बेटा गवर्नर नहीं बनता था, किसी और को गवर्नर बना दिया जाता था, उस प्रोविंसेस का, उस प्रांत का। तो ये था कि पोस्ट नॉट टू बी हेरिडिटरी, यानी पद वंशानुगत नहीं होते थे, याद रखिएगा, ठीक है। इक्ता टू बी अपॉइंटेड फॉर ए शॉर्ट पीरियड। अब ये जो आपको इक्ता, जो जमीन को ही हम इक्ता बोल रहे हैं, जो जमीन उनको दी जाती थी, जो इक्ता उनको दी जाती थी, ऐसा नहीं कि 20-25 साल के लिए दे दी गई, शॉर्ट पीरियड के लिए दी जाती थी, ताकि उसका वर्चस्व, देखिए कोई भी अगर बहुत दिन तक राजा रह जाएगा तो फिर वो अपनी मनमानी करेगा, तो वो अपनी मनमानी नहीं करे, इसलिए शॉर्ट पीरियड के लिए दी जाती थी, फिर उसको हटा के दूसरे को बना दिया जाता था, है ना। अब उसके बाद क्या था कि अकाउंटेंट वेयर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्ति। अब क्या था कि मैंने क्या बताया कि ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो भी टैक्स आते थे, जैसे ये इक्ता था, ये जमीन थी, तो ये जो मुक्ति होते थे, जो इक़्तिदार होते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो यहाँ पे अकाउंटेंट ऑफिसर को भी बैठाया जाता था कि कितना आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है, इसका लेखा जोखा होना चाहिए, यानी क्रेडिट और डेबिट आपकी बराबर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आ बहुत रहा है और राजा को कुछ और बताया जा रहा है। मान लीजिए आ रहा है 100 रुपये और राजा को बताया जा रहा है कि हमारे पास तो 40 रुपये ही आ रहे हैं, तो इसमें गड़बड़ी मुक्ति लोग ना करें, इसके लिए यहाँ पे अकाउंटेंट को बताया जाता था। यानी मुक्तियों द्वारा, यहाँ पे देखिए, मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की मात्रा की जांच करने के लिए राज्य द्वारा लेखाकार नियुक्त किया जाता था, ताकि वो क्या कर सके, वो गड़बड़ी ना कर सके, ठीक है। तो ये सब चीजें बताई गई है। उसके बाद केयर वॉज टेकन दैट मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्स प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट एंड दैट केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर। यानी यहाँ पे ये भी बताया था इस बात पर भी ध्यान रखा जाए कि मुक्ति केवल राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूल कर सके, यानी कुछ भी आप नहीं ले सकते हो। जो गवर्नमेंट ने, जो राजा ने, जो सुल्तान ने फिक्स किया है कि यही कर लेना है, यही टैक्स लेना है, वही आपको लेना है। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से आप कुछ भी करोगे। तो इस तरह से मुक्तियों पर क्या किया जाता था, जांच रखी जाती थी, ध्यान रखा जाता था, नज़र रखी जाती थी, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो थी, है ना, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी बहुत अच्छी थी। इसका मतलब है कि आप मार्केट में, जैसे क्या है कि मार्केट में आप कुछ भी प्राइस नहीं रख सकते हो, इस पर इसने बहुत अच्छा काम किया। तो आपको ये नाम आता है अगर क्वेश्चन आए कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी और प्राइस कंट्रोल पॉलिसी पर नियंत्रण किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। टैक्स टू बी पेड बाय द लोकल चीफियंस एंड लैंडलॉर्ड, यानी इनका कहना था कि जो टैक्स है वो हर लोग देगा, चाहे वो लोकलाइट्स हो या कोई भी अमीर या जमींदार लोग हो, टैक्स हर किसी को देना है, ये इसकी पॉलिसी में था। और असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, राजस्व का आकलन और संग्रहण किया जाता था, यानी ये पता किया जाता था कि टैक्स कहाँ से कितना और
कितना आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है, इन सब चीज़ का भी लेखा जोखा आपको तुगलक के टाइम में आपको अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में देखने को मिलेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का क्या है, बाजार नियंत्रण पे अच्छा कंट्रोल था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अब चैप्टर बस 2-3 मिनट का रह गया है। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपको टैक्स कैसे कैसे लिए जाते थे। तो खराज लिया जाता था, खराज नाम का एक टैक्स था, एक क्या था, कर था, वो लिया जाता था। और ये खराज जो था वो क्या चीज का टैक्स था, एग्रीकल्चर का, है ना, कृषि पर टैक्स था। 50% ऑफ प्रोड्यूस बाय द पीजेंट, यानी जो किसान होते थे, जो गुलाम होते थे, जो भी उगाते थे उसका 50% आपको देना है, ये टैक्स था। और इस टैक्स का क्या नाम था, खराज। खराज क्या था, एक एग्रीकल्चर टैक्स था, जो था कि जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जितना भी आप उगा रहे हो, उसका 50% आपको राजा को देना है। ठीक है, कृषि पर। ठीक है, कैटल पर भी था, मवेशियों पर भी था और हाउस पर भी था। ये सब टैक्स के प्रकार थे उस समय। ठीक है, तो खराज आप याद रखिएगा, एग्रीकल्चर टैक्स है जो कि 50% ऑफ द प्रोड्यूस पर देना था। उसके बाद क्या था, मंगोल अंडर चंगेज खान। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्या देखने को मिला था कि मंगोल जो थे, है ना, मंगोल का भी क्या था, मंगोल चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस कासियान पर आक्रमण किया और उसके तुरंत बाद दिल्ली सल्तनत को भी उनके आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1219 की बात हो रही है, यहाँ पे मंगोलों का भी आक्रमण बढ़ रहा था, ये बात बताई गई है। मंगोलों को लीड कौन कर रहा था, चंगेज खान। ठीक है ना, बाद में हम चंगेज खान की बात करेंगे, किस तरह से चंगेज खान और मंगोलों से आपको बाबर की नियुक्ति दिखेगी, वो भी हम बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के शुरुआती वर्षों में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों ने हमला बढ़ गए थे। इससे दोनों शासकों को दिल्ली में एक बड़ी स्थानीय सेना जुटाने के लिए मजबूर किया, जिससे एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती पेश हुई। ठीक है ना, तो यहाँ पे मंगोलों का भी आक्रमण साथ में पैरेलली चल रहा था खिलजी और तुगलक के टाइम में। ठीक है, सुल्तान इन 15 एंड 16 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 15 एंड 16 सेंचुरी के सुल्तानों के टाइम में क्या हुआ था कि बहुत सारे अच्छे जो तुगलक के बाद आपको सैयद दिखेंगे, सैयद के बाद लोदी दिखेंगे और 1526 तक दिल्ली और आगरा पर शासन करते हुए आपको दिखेंगे। और 1526 के बाद बाबर आएगा, जब पानीपत की पहली लड़ाई होगी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 15 से 16 सेंचुरी यानी 15वीं 16वीं शताब्दी में सल्तनत में आपको अलग अलग शहर दिखेंगे, है ना, अलग अलग राज्य दिखेंगे। जैसे आपको जौनपुर दिखेगा, बंगाल दिखेगा, मालवा, गुजरात, राजस्थान, और ये दिखेंगे। और साथ में आपको इंडिपेंडेंट रूलर दिखेंगे, है ना। राजस्थान में आपको 1526 के बाद आपको कौन देखने को मिलेगा, महाराणा सांगा वगैरह देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग रूलर आ जाएंगे, रूलिंग क्लास आ जाएंगे, कहीं आपको अफगान दिखेंगे तो कहीं आपको राजपूत देखेंगे। ये आपको यहाँ पर बताया गया है, आपकी एनसीईआरटी बताती है। नेक्स्ट देखिएगा, शेरशाह सूरी के बारे में हम देखेंगे। 1540 से 1545 तक का इनका। अब हम शेरशाह सूरी की बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर। 1540 से 1545 तक इसने राज किया, शेरशाह सूरी। यानी आपको ये दिखेगा कि शेरशाह सूरी जो है वो बहुत ही महान था, बिहार के सासाराम से बिलोंग करता था और उसने बहुत जल्दी ही प्रोग्रेस किया और बहुत जल्दी बहुत सारे जगहों पर कब्जा किया। और इन्हीं का नाम आता है ग्रैंड ट्रंक रोड की, आप जीटी रोड की बात जो करते हैं, जो कि कहाँ है, कोलकाता से पेशावर तक बना था, उसका निर्माण किसने कराया था, शेरशाह सूरी ने कराया था। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि शेरशाह सूरी के बारे में क्या बातें बताई गई हैं। सूरी डायनेस्टी यानी सूरी राजवंश की स्थापना किसने की, शेरशाह सूरी ने। इस अवधि में स्थापित कुछ राज्य छोटे लेकिन शक्तिशाली और बहुत ही अच्छी तरह से प्रशासित थे। ठीक है, शेरशाह जो सूरी जो था वो बहुत छोटे से मतलब राज्य का शासन कर रहा था, है ना। इस अवधि में स्थापित कुछ राज्य छोटे लेकिन शक्तिशाली और बहुत अच्छी तरह से प्रशासित थे, है ना। इसमें शेरशाह सूरी का नाम आता है, जिसने 1540 से 1545 तक राज्य किया, ने बिहार में अपने चाचा के लिए एक छोटे से क्षेत्र के प्रबंधक के रूप में अपना करियर की शुरुआत की और अंततः मुगल सम्राट हुमायूं को 1530 से 1540 तक और 1555 से 1556 को में चुनौती दी, है ना। इसने हुमायूं को हराया था, है ना, इतना
अच्छा शक्तिशाली राजा था, इतना इसकी टेक्निक अच्छी थी, है ना। तो शेरशाह सूरी के बारे में बताएंगे। तो देखिए सूरी डायनेस्टी 15 साल तक राज की थी। आपकी अगर बात करें तो 1540 से 1555, ये टाइमलाइन याद रखिएगा। सूरी जो थे 1540 से 1555 तक 15 सालों तक राज किया था। और यहाँ पे इस समय मुगल को उन्होंने हटाया था। बाबर के बाद जो हुमायूं आया था उतना शक्तिशाली तो था नहीं, उतनी उसकी टेक्निक अच्छी नहीं थी, तो इस टाइम उसने इस टाइम तक मुगलों को हटाकर यहाँ पे सूरी डायनेस्टी यहाँ पे क्या की थी, आपकी सल्तनत का पार्ट बनी थी। और यहाँ पर 15 साल तो सूरी डायनेस्टी आई थी, लेकिन अगर शेरशाह सूरी का अगर हम देखते हैं तो 1540 से 1545 5 साल का ही टेन्योर था। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे मुगल सम्राट को हराया। अब शेरशाह सूरी कैप्चर दिल्ली एंड एस्टेब्लिश हिज ओन डायनेस्टी, दिल्ली पर कैप्चर करता है, हुमायूं को हराता है और अपनी डायनेस्टी यहाँ पर स्थापित करता है। अब उसके बाद आपको 1556 से आपको नेक्स्ट में वीडियो में देखने को मिलेगा अकबर रूल करता है, जो कि हुमायूं का बेटा था, है ना, 1556 से। तो शेरशाह सूरी का प्रशासन महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 के लिए आदर्श बन गया, जब उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाया। यानी शेरशाह सूरी का जो प्रशासन था, जो नियम था, जो भी उसकी ये थे रूल्स थे, जो भी उसने नीतियां बनाई, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, जिसके कारण अकबर ने भी उसको अपनाया और उसकी नीतियों को फॉलो किया। और उसने 1556 से लेकर 1605 तक क्या किया, राज किया। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से अब मुगल आते हैं और मुगल कैसे कैसे विस्तार मुगल का होता है, कौन कौन से राजा मुगल डायनेस्टी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू, क्योंकि जो भी टॉपिक मिस हो जाती है वो हम एमसीक्यू के सेशन में कर लेंगे और एक क्विक रिवीजन होगा आपका। तो बने रहेगा इस पूरे लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।